इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सही होंगे। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को शब्द विचार। पिछले वीडियो में मैंने शब्द विचार पढ़ाए थे आप सभी को। शब्द का वर्गीकरण समझाया था आप सबको कि शब्द को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। आज मैं उसके आगे जो भी मैंने कंप्लीट किया था, पूरा किया था, उसके आगे आज पढ़ाने जा रही हूँ। आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था शब्द के भेद। शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं और शब्द को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने शब्द का परिभाषा आपको दिया था, बताया था। आज हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण मैंने बता दिया था कि इसको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। शब्द का वर्गीकरण 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसको याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी दिया था कि जीवन में अगर हमें कोई भी पंक्ति, लाइन, लेसन तैयार नहीं होता है तो उसको हम अपनी निजी जीवन से जोड़ दें तो मुझे उम्मीद है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कि अगर हम उसे निजी जीवन से जोड़ दें तो वो हमें जल्द ही जल्द समझ में आ जाता है। तो शब्द के साथ भी ऐसा ही मैंने आपको समझाया था कि शब्द को समझ लीजिएगा कि शब्द एक बालक है, शब्द एक बालक है। तो शब्दों का वर्गीकरण अर्थात शब्द एक बालक है। जब वो अपनी माँ के गर्भ से उत्पन्न होता है तो वही हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पे। एक बच्चा जो होता है वो इस जीवन को जीने के लिए सबसे पहले अपनी माँ के गर्भ से पैदा होता है, जिसे हम कहते हैं उत्पन्न होना। तो वहाँ पे हमें आपको याद हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है। और मैंने ये भी आपको पिछले वीडियो में समझाया था, क्योंकि उसमें वॉइस क्लियर नहीं थी, इसलिए मैं उसे फिर से दोहरा दे रही हूँ, उसका रिवीजन कर दे रही हूँ कि जब बच्चा जन्म लेता है, उत्पत्ति होती है उसको, तो वही हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पे। उसके बाद आता है रचना के आधार पे। बालक जब पैदा होता है उसके पहले ईश्वर उसका एक रचना करता है, उसका एक आकार बनाता है, नाक, मुंह, आँख इत्यादि। ये हो गया रचना के आधार पे। और उसको इस पृथ्वी पर अगर भेजते हैं तो उसका कुछ अर्थ होता है। वो यूं ही किसी को नहीं भेज देते हैं, वो किसी विशेष काम के लिए भेजते हैं, हम करें या ना करें। ये हो गया अर्थ के आधार पे। और अंत में क्या आता है, प्रयोग के आधार पे। अर्थात ईश्वर ने हमें इस दुनिया में जन्म दे दिया, उसका रचना बना दिया, उसका किसी अर्थ में उन्होंने भेज दिया। अब उसका प्रयोग हम अपने जीवन में, जीवन के हर क्षण में, जीवन के हर पल में, एक बालक बाल्यावस्था में जब अपने घर के बड़े बुजुर्गों को या घर के बालक, भाई बहन, माता पिता, किसी को भी देखता है तो उनका अनुकरण करता है। वो जैसा करते हैं वैसा ही करता है। इसे ही हम कहते हैं प्रयोग के आधार पे। हमें यकीन है बच्चों कि आपको शब्द का ये जो वर्गीकरण है वो जीवन पर्यंत नहीं भूलेगा। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पे किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा है रचना के आधार पे, तीसरा है अर्थ के आधार पे और चौथा है प्रयोग के आधार पे। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिया है प्रश्न एग्जाम में आता है बेटा आपके कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति, आपको ध्यान रहे, उत्पत्ति के ये पहला है जो वर्गीकरण है, उसका सबसे पहला आधार है। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के, चूंकि आपके बुक में जितना दिया हुआ है मैं वैसे ही आपको समझा रही हूँ। आपको पता ही है, आपकी पुस्तक का नाम है व्याकरण वाटिका।
ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द, जो बाद में जुड़े हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम याद होगा आपको, तो तद्भव उससे जुड़ा हुआ है। तत्सम याद कीजिए, समझिए, याद ना कीजिए, समझेंगे तो आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम और तद्भव एक दूसरे से मिले हुए हैं। और देशज, देशज मतलब स्वयं के देश का, और स्वयं देश का, देशी का विलोम शब्द क्या होता है? विदेशी। ऐसे याद करिएगा। और अंत में आता है संकर, जो 2 शब्दों के मेल से बनता है। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। ठीक है। अब पहले इसका डेफिनेशन समझ लीजिए, उसके बाद हम रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे और प्रयोग के आधार के बारे में समझेंगे। ठीक है। दिया है उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। आते हैं तत्सम शब्द। ये शब्द जो होते हैं संस्कृत से आए हुए हैं। तत्सम शब्द जो होते हैं वो कहाँ से आया हुआ है? संस्कृत से आया हुआ है, संस्कृत विषय से आया हुआ है। संस्कृत के वे शब्द, समझिएगा ध्यान से, संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों लिख दिए जाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों लिख दिए जाते हैं, उसे ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों लिख दिए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। संभवतः उसमें विसर्ग कम लगता है या कम दिखाई देता है। ठीक है। जैसे पुत्री, पुत्री को हम सामान्य में बेटी कहते हैं, पुत्री को हम बेटी भी कहते हैं। अग्नि, अग्नि को हम आग भी कहते हैं। और अच्छी, अच्छी मीन्स होता है आँख। अच्छी मीन्स क्या होता है? आँख। ये आग का पर्याय है। ठीक है। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों लिख दिए जाते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पुत्री, अग्नि, अच्छी आदि। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम तद्भव शब्द। बिल्कुल मिलता जुलता ही है तद्भव तत्सम से। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों लिख दिए जाते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसके विपरीत संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में रूपांतरित करके लिखे जाते हैं, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में रूपांतरित करके या हिंदी में बदल दिया जाता है उसको, उसे ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे पुत्री को बेटी, अग्नि को आग और अच्छी को आँख अगर हम तद्भव में लिखेंगे, आपके पेपर में आता है कि निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए या निम्नलिखित तद्भव शब्द को तत्सम रूप में परिवर्तित कीजिए। तो आपको ज्ञान रहेगा कि तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं, तो ही तो लिख पाएंगे ना। ठीक है। दिया है संस्कृत के वे शब्द। दिया है क्या मतलब, हम समझा रहे हैं आपको। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों लिख दिए जाते हैं, हम उसे तत्सम शब्द कहते हैं। और संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में रूपांतरित करके लिखे जाते हैं, उसे हम तद्भव कहते हैं। आपको संभवतः समझ में आ चुका होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं देशज शब्द। देशज, देशज जो अपने देश से लिया गया, ऐसे शब्द जो अपने ही देशों से निकल के आया हुआ है, ऐसे शब्द जो अपने ही देश से लिया गया, स्वदेश, अपने ही देश से लिया गया है, उसे हम देशज कहते हैं। जैसे पगड़ी, लोटा, खाट, आप लोगों ने सुना होगा। जो बच्चे गांव में रहते हैं उन्होंने ये शब्द बहुत सुना होगा। और भी बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है। जैसे पगड़ी, लोटा, खाट, जिसको हम खटिया भी बोलते हैं, और बहुत सारे शब्द हैं। तो देशज में मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई भी परेशानी आएगी। अब आते हैं हम विदेशी शब्द पे। विदेशी शब्द ऐसे शब्द जो अपने देश से नहीं बल्कि दूसरे देशों से आए हुए हैं। ऐसे शब्द जो दूसरे देशों से आए हुए हैं। दूसरे कोई भी देश हो सकता है बच्चों, दूसरा कोई भी देश हो सकता है। विदेशी शब्द जैसे चीनी, ये चीनी जो है वो
आपको ध्यान रहे कि ये दूसरे देशों से आया हो। बहुत सारे ऐसे फल के नाम हैं, सब्जी के नाम हैं जो दूसरे देशों से आए हुए हैं। ठीक है, तो विदेशी शब्द जो है उसमें चीनी, चाय, अंगूर इत्यादि। ठीक है, अब आते हैं हम लोग संकर शब्द। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनता है, ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं, दो शब्दों के मेल से। जैसे दिया है रेल गाड़ी, रेल गाड़ी, गाड़ी अपने देश का है और रेल विदेशी शब्द है। ठीक है, गाड़ी जो है वो अपने देश का है और रेल जो है वो दूसरे देश का है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्पत्ति के आधार पे फिर से रिवीजन करेंगे। उत्पत्ति के आधार पे शब्द को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द जो संस्कृत से लिए हुए हैं, तद्भव शब्द जो संस्कृत से तो लिए गए हैं किंतु उसे हिंदी रूपांतरित कर दिया गया है, देशज शब्द जो अपने देश से लिए गए हैं, विदेशी शब्द जो दूसरे देशों से लिए गए हैं, और संकर शब्द जो दो शब्दों को मिलाकर बनते हैं, जो दो शब्दों को मिलाकर बनते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? संकर शब्द। मुझे उम्मीद है कि आपको शब्दों के वर्गीकरण में उत्पत्ति के आधार पे जितने भी भेद हैं वो समझ में आ चुका होगा, उसका परिभाषा भी समझ में आ चुका होगा और उसके उदाहरण भी। सिर्फ आगे बढ़ते हैं। आगे है रचना के आधार पर। पेपर में आ सकता है ये प्रश्न कि रचना के आधार पे आता ही है, बड़े क्लास में भी आता है, बड़े कक्षाओं में भी आता है पेपर में। रचना के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। योग रूढ़ है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो स्वयं में रूढ़ हो, उसका एक निश्चित अर्थ हो। ऐसे शब्द जिसका एक निश्चित अर्थ हो, उसको अलग करेंगे तो वो निरर्थक हो जाएगा। वो स्वयं में रूढ़ हो, उसका स्वयं में एक अर्थ हो। अगर उसको हम अलग अलग बांटेंगे, उस शब्द को अलग अलग बांट देंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जैसे दिया है पुस्तक, हाथी। मैंने लिखा है, आप लोग देखिए अगर दिखाई दे रहा हो तो, पुस्तक, हाथी। अगर इसको हम अलग करेंगे तो हा प्लस थी करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हा अलग लिख दें और थी अलग लिख दें तो उसका कोई अर्थ नहीं हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही पुस्तक है, पुस्तक को अगर हम बांट देंगे, अलग अलग कर देंगे और उसको एक नहीं करेंगे, वर्ण विच्छेद अलग बात है, वर्ण विच्छेद अलग बात है। किंतु अगर पू को कहीं और लिख दें और आधा स को कहीं और, त को कहीं और, या उस लिख दें और तक कहीं लिख दें, तब तो एक अर्थ भी निकलेगा। लेकिन अगर त को अलग अलग कर दिया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो वैसे शब्द जो स्वयं में रूढ़ हो या जिसका निश्चित अर्थ हो, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक। योग मतलब जोड़ना। योग मीन्स क्या होता है? जोड़ना या जुड़ना। आप लोग सबको पता है जोड़। ठीक है, यौगिक मीन्स क्या होता है? जोड़ना। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। ये किस आधार पे है? रचना के आधार पे। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे दिया है विद्यालय, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, पाठशाला, पाठ प्लस शाला, विद्या प्लस आलय। यहाँ पे दो शब्द है, अगर दोनों को अलग किया जा रहा है तो भी उसके निश्चित अर्थ निकल रहे हैं। अगर दोनों को अलग अलग कर भी रहे हैं तो दो शब्द हैं और दोनों के एक निश्चित अर्थ है, दोनों के सार्थक अर्थ है। ठीक है, जबकि रूढ़ में जो है, रूढ़ स्वयं में रूढ़ है,
स्वयं में उसका खुद का अर्थ है, अगर उसे हम अलग करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। किंतु यौगिक जो होता है उसका क्या होता है, दो शब्दों के मेल से बनता है और दोनों शब्दों के निश्चित अर्थ होते हैं। अब आते हैं हम लोग योग रूढ़ पे। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द को हम योग रूढ़ कहते हैं, जिसका उन शब्दों का अर्थ तो निकलता ही है, साथ ही उसका एक तीसरा अर्थ भी होता है। ध्यान से समझिएगा, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उसका वो अपने मूल अर्थ में न होकर उसका एक क्या होता है, तीसरा अर्थ निकलता है, उसे ही हम योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं वो अपने मूल अर्थ में न होकर उसका एक तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे गजानन, गज है आनंद जिसका, अर्थात गणेश। लंबोदर ऐसे ही है उदाहरण। नीलकंठ, नीलकंठ, तो नीलकंठ किसको कहा गया है, भगवान शंकर को। समझ में आ रहा है, अगर हम नीलकंठ लिखेंगे तो नीला है कंठ जिसका, इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। फिर से समझिए, रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ऐसे शब्द जो स्वयं में रूढ़ या उसका एक निश्चित अर्थ होता है उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अगर इसको हम अलग करते हैं तो वो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसके बाद आते हैं हम यौगिक पे। दो शब्दों से बने हुए शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों से बने हुए शब्दों को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है, जैसे पाठशाला, विद्यालय, कारखाना इत्यादि। आते हैं हम लोग योग रूढ़ पे। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए शब्दों को ही हम योग रूढ़ कहते हैं, जो अपना मूल अर्थ छोड़ के उसका एक अलग अर्थ भी निकलता है। वो उसका एक निश्चित अर्थ होते हुए भी, दोनों शब्दों के या तीन शब्द जो भी शब्द हैं उसका एक अर्थ होता है, किंतु उसका एक तीसरा अर्थ भी होता है। उसी से समझ में आ जाता है, पेपर में आता है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा मूल है, इसमें कौन सा रूढ़ है, यौगिक है और कौन योग रूढ़ है। तो आप यौगिक और योग रूढ़ समझेंगे तो ही आप लोग लिख पाएंगे, तो ही समझ पाएंगे, क्योंकि यौगिक और योग रूढ़ दोनों ही मिलता हुआ है, मिलते जुलते हैं। ये भी दो या दो से अधिक शब्दों से बनता है और ये भी बनता है। इसका क्या है कि दोनों के एक अर्थ होते हैं और उसका तीसरा अर्थ नहीं होता है। दोनों के अर्थ होते हैं किंतु उसका तीसरा अर्थ नहीं होता है, लेकिन जो योग रूढ़ होता है वो अपने मूल अर्थ को छोड़ के उसका एक अन्य अर्थ भी निकलता है, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। अब आते हैं हम लोग अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे आते हैं। अर्थ के आधार पे शब्द के चार भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, अर्थ के आधार पे शब्द के चार भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, एकार्थी, एकार्थी जिसका एक अर्थ हो, जो निश्चित अर्थ वाले, जैसे रूढ़ शब्द कहा जा रहा है। ठीक है, एकार्थी, एक मीन्स, सभी लोग को समझो, एक मीन्स एक अर्थ वाले। जैसे दिया है महल, महल को महल बोलेंगे। फूल, फूल अपने में रूढ़ है, उसका एक निश्चित अर्थ है। ठीक है, एकार्थी। अनेकार्थी, जिसके एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, ऐसे शब्द जिसके एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, उसे हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कनक, कनक में सोना भी होता है और कनक में धतूरा भी होता है, इसके दो अर्थ हो गए। ठीक है, अनेकार्थी जिससे एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, जैसे कर, कर मीन्स हाथ भी होता है और कर मीन्स टैक्स भी होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अब आते हैं हम लोग पर्यायवाची। सबको पता है पर्यायवाची। ठीक है, एक ही शब्द को, पर्यायवाची क्या होता है, एक ही शब्द के समान अर्थ हो। सबको आग है, आग को अग्नि भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं, लेकिन सब एक ही शब्द के पर्याय है, एक ही शब्द के
समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं। कक्षा 1 से आप पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, मैम आपको समझाती हैं या जो भी आपके अध्यापक आपको समझाते होंगे। पर्यायवाची के बाद आता है विपरीतार्थक। पर्यायवाची और विपरीतार्थक आप सदैव समझते हैं, सुनते हैं और लिखते भी हैं। विपरीतार्थक विपरीत अर्थ वाले विलोम शब्द, जिसको हम अपोजिट वर्ड बोलते हैं। ठीक है, विलोम शब्द सबको समझ में आ रहा होगा। विपरीतार्थक अपने शब्दों का उल्टा ही विपरीतार्थक शब्द कहलाता है, जैसे अच्छा का बुरा, कल का आज इत्यादि। ठीक है, अर्थ के आधार पे शब्द के 4 भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थक। और अंतिम में आते हैं प्रयोग के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं। पहला विकारी और दूसरा अविकारी। ठीक है, विकारी शब्द ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक के कारण उनमें परिवर्तन आ जाते हैं। जो शब्द लिंग वचन और कारक के कारण बदल जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और इसका उल्टा ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक के कारण किसी भी अवस्था में परिवर्तित नहीं होते हैं उसे हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी भी अवस्था में परिवर्तित नहीं होते हैं उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी का उदाहरण जैसे लड़का तो लड़की कह देंगे हम, लिंग वचन कारक के कारण। वचन लड़का, एक लड़का है, लड़का, बहुत सारे लड़के हैं, लड़के, लड़की, लड़कियां, तो वही कहा जा रहा है विकारी। ऐसे शब्द जो लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्तित हो जाते हैं उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। इसके विपरीत ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक के कारण किसी भी अवस्था में बदलाव नहीं आता उनमें या ये परिवर्तित नहीं होते हैं उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे तेज, धीरे धीरे और इत्यादि। धीरे धीरे चाहे वो लिंग के साथ हो, वचन के साथ हो, कारक के साथ हो, किसी अवस्था में धीरे धीरे ही प्रयोग होगा, उसके लिए कोई बदलाव नहीं होगा। तेज तेज ही लिखा जाएगा। घोड़ा तेज दौड़ता है, लड़का तेज दौड़ता है, लड़कियां तेज दौड़ती हैं, लेकिन ये तेज शब्द कभी बदलता नहीं है, उसे ही हम अविकारी और इसे अव्यय शब्द भी कहते हैं। हमको उम्मीद है बेटा आपको सबको समझ में आ चुका होगा। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। शब्दों का वर्गीकरण, शब्द को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे और प्रयोग के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 5 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। रचना के आधार पे 3, ऋण, यौगिक और योग ऋण। अर्थ के आधार पे 4, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थक। प्रयोग के आधार पे 2, विकारी और अविकारी शब्द। तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए हुए हैं और उसे ज्यों के त्यों लिख दिए जाते हैं। तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत से तो आते हैं किंतु इसको हिंदी में लिख दिया जाता है, हिंदी रूपांतरित करके लिख दिया जाता है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द जो अपने देश से आए हुए शब्द है। विदेशी शब्द जो विदेशों से आए हुए शब्द है। और संकर शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। ठीक है, रचना के आधार पर ऋण जो स्वयं में ऋण हो या उसका एक निश्चित अर्थ हो, अगर उसको हम अलग करें तो वो उसका अर्थ निरर्थक हो जाएगा। फिर आते हैं हम यौगिक पे। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए शब्दों को हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। योग ऋण 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से योग ऋण बनते तो हैं किंतु वो अपने मूल अर्थ में न होकर उसका एक तीसरा अर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? योग ऋण। अर्थ के आधार पे एकार्थी, एक अर्थ वाले शब्द, अनेकार्थी, एक ही शब्द के अनेक अर्थ, पर्यायवाची, एक ही शब्द को कई शब्दों में कहा जाए। एक ही शब्द को एक ही चीज हो, एक ही आग ही हो, फूल ही हो, फूल को पुष्प भी कहते हैं, प्रसून भी कहते हैं। ठीक है, पर्यायवाची ठीक है हो गया। विपरीतार्थक विलोम शब्द, अच्छा का बुरा, ठीक है, आगे का पीछे इत्यादि। विकारी शब्द ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक के कारण बदलाव हो जाता है उनमें। और अविकारी शब्द ऐसे शब्द जो किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होते हैं, इसे विकारी शब्द कहते हैं। आपका ये लेसन शब्द विचार पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। आप पिछले वीडियो को और इस वीडियो को एक ही बार देख लीजिएगा, बारी से देख लीजिएगा। आपको मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। और जो भी उसमें एक्सरसाइज दिया है मुझे यकीन है आप स्वयं कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे।
सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, लाइक जरूर कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों, आप सभी लोग स्वस्थ रहें और अच्छे से रहें।